समय था रात के करीबन 1:30 का। घोर अंधेरे में अटलांटिक ओशन के ऊपर से एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। इसे टेक ऑफ किए हुए 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था और इस वक्त तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर इसी दौरान अचानक कॉकपिट में पायलट के सामने एक वार्निंग आती है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वार्निंग। ये वार्निंग थी प्लेन में फ्यूल खत्म होने की। हवा में 39,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के बीचों बीच फ्लाइट 236 का फ्यूल खत्म हो चुका था। पायलट्स के होश उड़ गए क्योंकि वो लोग अटलांटिक ओशन के बीचों बीच थे और दूर दूर तक जमीन का भी कोई नामो निशान तक नहीं था। यानी अब पायलट्स के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था प्लेन में बैठे 293 पैसेंजर्स के साथ अटलांटिक के गहरे पानी में डूबकर अपनी जान देने का, जो कि लगभग तय भी था। लेकिन फिर इसी दौरान इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है जो काफी हैरान कर देने वाला था। क्या हुआ था हवा में समुद्र के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के साथ, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से। 23 अगस्त 2001 को लोकल टाइम के अनुसार रात के 8:52 पर एयर ट्रांजिट एयरलाइन का एयरबस A330 कनाडा के टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन के लिए उड़ान भरता है। ये एक 7 घंटे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट थी जिसमें 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 13 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ करने से पहले प्लेन में लगभग 46.9 मेट्रिक टन फ्यूल भरा गया, जो कि जरूरत से 4.5 टन ज्यादा ही था। प्लेन को उड़ा रहे थे 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीजे और 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर डग डेगर। कैप्टन पीजे को लगभग 16,800 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिनमें से 796 घंटे तो उन्होंने एयरबस A330 में ही बिताए थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर डेगर को लगभग 4800 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से 386 घंटे उन्होंने एयरबस A330 उड़ाया था, जिसका मतलब था कि ये दोनों ही पायलट बेहद ही अनुभवी थे। पैसेंजर्स की बोर्डिंग के बाद लोकल टाइम के मुताबिक 8:52 पर यह प्लेन टेक ऑफ करता है और महज कुछ ही मिनटों में ये हवा में 39,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है, जो कि इसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड था। उड़ान के बाद अब प्लेन सीधे अटलांटिक को पार करते हुए लिस्बन में ही उतरने वाला था। टेक ऑफ के वक्त प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। अधिकतर पैसेंजर्स सो रहे थे और क्रू मेंबर और पायलट्स के पास भी कोई खास काम नहीं था। प्लेन को उड़ान भरे अब 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था और ये अटलांटिक के बीचों बीच था कि तभी रात के 1:03 पर कैप्टन रॉबर्ट पीजे कॉकपिट में एक असामान्य रीडिंग नोटिस करते हैं। कुछ ही देर में एक एरर भी शो होने लगता है। ये एरर था हाई ऑयल प्रेशर, लो ऑयल क्वांटिटी और लो ऑयल टेम्परेचर का। अब इस तरह की लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स में ऐसे छोटे मोटे एरर आना आम बात थी और पायलट्स खुद ही या क्रू की मदद से कॉकपिट में बैठे बैठे ही इन्हें ठीक भी कर देते हैं। लेकिन एयर ट्रांजिट की इस फ्लाइट में ये जो एरर दिख रहा था वो नॉर्मल नहीं था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों को ही एयरबस A330 का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी इन दोनों ने अपने पूरे करियर में इस तरह का एरर पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए ये लोग फ्लाइट मैनुअल खोलकर इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लाइट मैनुअल में भी इसके बारे में कुछ नहीं था। अब अगर पायलट्स चाहते तो इस एरर को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप समुद्र के बीचों बीच होते हैं तो आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए कैप्टन पीजे ने इस मामले के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से मदद मांगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस प्लेन की मेंटेनेंस टीम भी इस एरर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेंटेनेंस टीम ने पायलट्स को सलाह दी कि वे लोग लगातार इस पर ध्यान रखें और जैसे ही उन्हें कुछ पता चले तो वे तुरंत इन्फॉर्म करें। इस घटना को हुए अब काफी वक्त बीत चुका था और पायलट्स अब ये मानकर रिलैक्स हो चुके थे कि ये शायद किसी फॉल्टी सेंसर की वजह से हुआ होगा, जो कि काफी नॉर्मल बात थी। लेकिन इस घटना के ठीक आधे घंटे बाद रात के 1:36 पर पायलट्स को एक और वार्निंग दिखाई देती है। ये वार्निंग थी फ्यूल इम्बैलेंस की। दरअसल हर प्लेन में फ्यूल दोनों विंग्स में बराबर बटा हुआ होता है, लेकिन कभी कभार एक विंग में फ्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए कॉकपिट में इम्बैलेंस की वार्निंग सुनाई देने लगती है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे पायलट्स कॉकपिट में बैठे बैठे ही ठीक कर सकते थे। पायलट्स ने ठीक ऐसा ही किया। प्लेन के राइट विंग में फ्यूल कम था, इसलिए उन्होंने लेफ्ट विंग से राइट विंग में फ्यूल ट्रांसफर किया और जैसे तैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा लिया। लेकिन ये दोनों पायलट्स नहीं जानते थे कि इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो उनकी जान पर आफत बनने वाला था।
इस फ्यूल ट्रांसफर के बाद तो एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई जिसने पायलट्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल इस फ्यूल ट्रांसफर के बाद प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल टेम्परेचर गिरने लगा और ऑयल प्रेशर बढ़ने लगा। अब पायलट्स मामले की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा सीरियस हो गए। ये लोग उस वक्त अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में थे और इनके दूर दूर तक कोई जमीन नहीं थी। सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट था वो था पुर्तगाल के एजोरेस आइलैंड पर मौजूद लाजेस एयरबेस। पायलट्स ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और उनसे इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। इन्हें लैंडिंग की परमिशन मिल भी गई और उन्होंने प्लेन को एजोरस की तरफ मोड़ भी दिया। लेकिन इसी दौरान कैप्टन पीछे को पता चला कि प्लेन में हर बीतते हुए 1 सेकंड के साथ 1 गैलन फ्यूल कम हो रहा था और अब इनके पास महज 60 टन फ्यूल ही बचा था। इस हिसाब से अब ये सिर्फ आधा घंटा ही और उड़ सकते थे और लाजेस एयरपोर्ट अब भी इनसे 280 किलोमीटर दूर था, यानी कि इनके पास लाजेस तक पहुंचने का भी फ्यूल नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग जैसे तैसे लाजेस पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर यह स्थिति तब और ज्यादा खराब हो गई जब रात के 2:13 पर प्लेन के राइट विंग के इंजन नंबर 2 ने आग पकड़ ली। पायलट्स के होश फाख्ता हो चुके थे। अब प्लेन में एक ही इंजन बचा था और उसमें भी बहुत कम फ्यूल था। पर अब जो भी हुआ, हकीकत तो यही थी कि वो एक इंजन ही प्लेन का आखिरी सहारा था। प्लेन को एक इंजन पर उड़ाने के लिए कैप्टन पीछे इसे 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आए। फ्यूल अब भी तेजी से कम हो रहा था। पायलट्स को लगा कि कहीं कोई लीकेज है, इसलिए उन्होंने इस लीकेज को ढूंढने का ट्राई भी किया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाए। इसी दौरान उन्हें प्लेन की मेंटेनेंस यूनिट कांटेक्ट करती हैं और उन्हें सजेस्ट करती हैं कि वो प्लेन को 33,000 फीट के एल्टीट्यूड से 20,000 फीट तक ले आए, ताकि अगर कोई लीकेज है तो उसका भी पता चल सके। पर पायलट्स इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर प्लेन एक बार इतना नीचे आ जाता और लीकेज कंफर्म भी हो जाता तो भी वो वापस इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते थे और उन्हें मजबूरन समुद्र में ही लैंड करना पड़ता। और अगर इस लैंडिंग को करते समय इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो पूरा प्लेन समुद्र में समा जाता। इसलिए पायलट्स मेंटेनेंस यूनिट की बात नहीं मानते हैं और किसी भी तरह का रिस्क न उठाते हुए 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही रहते हैं। पायलट्स को अब भी उम्मीद थी कि वे एक इंजन के दम पर भी लाजेस एयरबेस पर सेफली लैंड कर सकते हैं। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी लैंडिंग के वक्त किसी भी तरह के रिस्क को खत्म करने के लिए रनवे पर पूरी तैयारी कर रखी थी। प्लेन अब धीरे धीरे लाजेस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान प्लेन के इंजन नंबर 2 में आग लगने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही प्लेन का इंजन नंबर 1 भी आग पकड़ लेता है। और इसी के साथ अब ये भी कंफर्म हो गया था कि प्लेन में कहीं न कहीं तो लीकेज हो रहा था। पर अब इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दोनों इंजन तो खराब हो चुके थे। इंजन खराब होते ही पूरे प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती है। हालांकि रेम एयर टरबाइन की मदद से कॉकपिट में अब भी इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो थी कि जरूरी इक्विपमेंट्स चल सके। रात के करीबन 2:30 बजे पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और सभी पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच जाती है। इस वक्त तक प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक आ चुका था और अब इसने ग्लाइडिंग करना शुरू कर दिया। किसी प्लेन के ग्लाइड करने से हमारा मतलब है कि कोई भी प्लेन जब कोई वर्टिकल डिस्टेंस तय करता है तो उसी रेशियो में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय करता है और हर प्लेन का अपना एक ग्लाइड रेशियो होता है। और एयरबस A330 का ग्लाइड रेशियो था 15:1, यानी कि ये प्लेन हर 15 फीट आगे जाकर 1 फीट नीचे आता है। और अब लाजेस एयरपोर्ट और प्लेन के बीच दूरी भी सिर्फ 121 किलोमीटर ही बची थी, जो कि ग्लाइडिंग से तय हो सकती थी। लेकिन इसी दौरान पायलट्स के सामने एक और समस्या खड़ी होती है। ये प्लेन ग्लाइड करते करते एजोरेस आइलैंड के इतना नजदीक पहुंच चुका था कि अब उसके और आइलैंड के बीच सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूरी बची थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन अब भी 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और अगर पायलट इतनी ऊंचाई से प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करते तो प्लेन के क्रैश लैंड होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। इसलिए पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं। एटीसी पायलट को लैंडिंग करने से पहले एक 360 डिग्री परफॉर्म करने की सलाह देती हैं। दोनों पायलट ठीक ऐसा ही करते हैं और प्लेन को एक गोल चक्र यानी 360 डिग्री का चक्कर लगवाते हैं, जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड 20,000 फीट से गिरकर 5,000 फीट तक पहुंच जाता है। लेकिन ये एल्टीट्यूड भी लैंडिंग के लिए सेफ नहीं था, इसलिए पायलट्स प्लेन से कई सारे एस टर्न परफॉर्म करवाते हैं, जिससे प्लेन 2,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाता है और ये प्लेन की लैंडिंग के लिए एकदम सही एल्टीट्यूड था। अब दोनों पायलट प्लेन को लाजेस एयरबेस रनवे पर ले आते हैं, लेकिन ये लैंडिंग भी खतरे से खाली नहीं थी। लैंड करते ही प्लेन के 12 में से 8 व्हील्स पूरी तरह लॉक हो गए और प्लेन की स्पीड भी 370 किलोमीटर पर आवर थी।
इतनी हाई स्पीड में होने के कारण रनवे पर टच करते ही प्लेन एक बाउंस लेता है और फिर रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2300 मीटर तक चलने के बाद प्लेन के ब्रेक लगते हैं और प्लेन लैंड कर जाता है। इस वक्त तक प्लेन के अधिकतर टायर फट चुके थे, लेकिन एयरपोर्ट क्रू की सजगता से बड़ा हादसा होने से टल गया। लैंडिंग के दौरान प्लेन में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, जिस कारण लगभग 14 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन किसी को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एयर ट्रांजिट एयरलाइन की यह फ्लाइट 236 आगे चलकर इतिहास में दुनिया की सबसे लंबी दूरी 121 किलोमीटर तक बिना इंजन ग्लाइड करने वाली पहली प्लेन बनी, इसलिए इसे एजोरस ग्लाइडर भी कहा जाता है। घटना के बाद पुर्तगीज एविएशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट GPIAA ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उड़ान से पहले मेंटेनेंस क्रू ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में एक गलत पार्ट इंस्टॉल कर दिया था, जिस कारण उड़ान के कुछ ही देर बाद ये पार्ट खराब हो गया और प्लेन में फ्यूल लीकेज होना शुरू हो गया, जिससे प्लेन के दोनों इंजन जल गए। इस घटना में एयर ट्रांजिट का भी दोष था, इसलिए कनेडियन गवर्नमेंट ने कंपनी पर लगभग 2.5 लाख कनेडियन डॉलर का जुर्माना लगाया और एयरबस ने भी आगे चलकर अपने सभी प्लेन्स में जरूरी बदलाव किए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना फेस करनी पड़े।